Hello everyone, it's Osirative Physio Akshay Kumar and I welcome you all to this new lecture. So in the last lecture we were discussing about the basal ganglia और हमने बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स के बारे में, हमने बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर्स और कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था. नाउ मूविंग फर्दर इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कनेक्शंस ऑफ द बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया के अंदर में खासकर कॉर्पस स्ट्रेटम के अंदर में कौन कौन से मेजर कनेक्शंस हैं उनके बारे में समझेंगे, राइट. And I was not able to upload the lectures from past 10 to 15 days due to some issues, but now I will try my best to keep the lectures regular so that we can cover the neuroanatomy as soon as possible, right. So this will be the last lecture of the basal ganglia. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. बेसल गैंग्लिया में आफ्टर द कनेक्शंस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवेज. इनके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप लोग वो देखना. अगर आपको उसमें फिर भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो. आई विल श्योरली मेक अनदर लेक्चर ऑन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे. ओके, बट फॉर टुडेज आवर मेन फोकस विल बी द कनेक्शंस ऑफ द कॉर्पस स्ट्रेटम, है ना. हमारे पास जो कॉर्पस स्ट्रेटम है उस कॉर्पस स्ट्रेटम के कनेक्शंस के बारे में हमें समझना है अच्छे से, है ना. वी हैव टू डिस्कस अबाउट द connections of corpus stratum. अब हमारे पास जो कॉर्पस स्ट्रेटम के कनेक्शंस हैं इनमें दोनों तरह के कनेक्शंस हैं. कौन कौन से? पहला हमारे पास यहाँ पर एफरेंट कनेक्शंस है. वी हैव द एफरेंट कनेक्शन, और वहीं हमारे पास दूसरा इफरेंट कनेक्शंस भी है. इफरेंट कनेक्शंस भी हैं यहाँ पे. अब एफरेंट और इफरेंट कनेक्शंस में डिफरेंस क्या है आप लोग भली भांति जानते हैं, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बट स्टिल अगर आप में से किन्हीं को नहीं मालूम है कि एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं, एफरेंट और इफरेंट कनेक्शंस क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर शॉर्ट में हम इसे एक बार समझ लेते हैं. एफरेंट फाइबर्स क्या होता है? इट कैरी सिग्नल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना. इट कैरी सिग्नल टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये सीएनएस के तरफ सिग्नल को कैरी करता है. इट मीन्स कि अगर ये सीएनएस के तरफ सिग्नल को कैरी कर रहा है तो ये कौन सा सिग्नल होने वाला है? ऑफ कोर्स ये सेंसरी सिग्नल होने वाला है ना. जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई आदमी है ना, ये कोई आदमी है, इसके हैंड पर मैंने प्रिक किया, मैंने एक पिन से प्रिक किया, तो प्रिक करने के बाद जो इसका सेंसेशन होगा वो सेंसेशन इसके सीएनएस तक जाएगा, और ये सीएनएस तक जाने का काम कैसे हुआ? एफरेंट फाइबर्स, एफरेंट कनेक्शंस के थ्रू हुआ, है ना. सो एफरेंट कनेक्शंस क्या करेगा? एफरेंट कनेक्शन विल कैरी द सिग्नल टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो सिग्नल कैसे होंगे? वो सेंसरी सिग्नल होंगे. समझने के लिए याद करने का एक तरीका आप ऐसे रख सकते हैं, ए फॉर एफरेंट एंड ए फॉर अराइव. तो ये अराइव कराता है सारे के सारे सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक, ठीक है. चलिए, ये हमारा क्या है? दिस इज द एफरेंट कनेक्शन. वहीं अगर हम इफरेंट कनेक्शन के बारे में अगर बात करते हैं कि इफरेंट कनेक्शंस किसे हम कहते हैं, है ना, तो इफरेंट कनेक्शंस, इफरेंट फाइबर्स आर बेसिकली द फाइबर्स दैट कैरी सिग्नल अवे फ्रॉम सीएनएस. जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ हमारे सेंसेशंस को लेकर, हमारे नॉट सेंसेशंस, जो नर्व इंपल्स हैं उन्हें कैरी करके लेकर जा रहा है, उसे हम इफरेंट कनेक्शन कहते हैं. एंड इफरेंट कनेक्शन किस टाइप का कनेक्शन होता है? ये मोटर कनेक्शन होता है. ये किस टाइप के इंपल्स को कैरी करते हैं? ये मोटर इंपल्स को कैरी करने का काम करते हैं, है ना. जैसे मोटर कमांड फ्रॉम ब्रेन टू द स्केलेटल मसल, लाइक वी आर डूइंग एनी मूवमेंट. अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं, उस मूवमेंट के करने के दौरान जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो वॉलंटरी मूवमेंट हमारा है, वो कैसे हो रहा है? दैट इज ड्यू टू द मोटर कमांड. और ये मोटर कमांड कहाँ से आ रहा है? इट्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन. ब्रेन से मोटर कमांड कैसे आ रहा है? इट्स कमिंग विद द नर्व इंपल्स, और वो नर्व इंपल्स जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन टू द एंड to the target muscle fibers. That is called what? That's called the efferent connection or the efferent pathway, right. So that's the basic difference between efferent connection and the efferent connection. तो हमारे corpus stratum में भी दोनों ही types के connection होते हैं. Now what are the parts that are responsible for the efferent and the efferent connections respectively? So efferent connection में हमारे पास basal ganglia के दो parts involved होते हैं. पहला हमारा होता है caudate न्यूक्लियस, और दूसरा हमारा होता है पुटामेन. सेकंड इज द पुटामेन. एट द सेम टाइम इफरेंट में हमारे पास होता है ग्लोबस पैलिडस. वी हैव द
ग्लोबस पैलिडस, है ना। ग्लोबस पैलिडस के भी दो सब टाइप्स होते हैं, दो सब एरियाज होते हैं, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस एंड ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। ठीक है, तो ओवरऑल एफरेंट कनेक्शन हमारे कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन से आता है ना, और इफरेंट कनेक्शन हमारे ग्लोबस पैलिडस में जाता है। सो दैट्स बेसिकली व्हाट, दैट्स द एफरेंट एंड द इफरेंट कनेक्शंस। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एफरेंट एज वेल एज द इफरेंट कनेक्शंस वन बाय वन। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एफरेंट कनेक्शंस फर्स्ट। सबसे पहले एफरेंट कनेक्शंस को समझते हैं। एफरेंट कनेक्शंस, एफरेंट कनेक्शंस में मेजरली हमारे पास तीन फाइबर्स होते हैं जिनका कनेक्शन हमारे कॉर्पस स्ट्रेटम में होता है। वन बाय वन इन्हें डिस्कस करें अगर, तो जो सबसे पहला फाइबर है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कॉर्टिकोस्ट्रेट फाइबर्स या कॉर्टिकोस्ट्रेटल फाइबर्स, है ना। द फर्स्ट वन इज कॉर्टिकोस्ट्राइएट फाइबर्स। पहला हमारा है कॉर्टिकोस्ट्राइएट फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स होते हैं इनके नेम को अगर आप समझो तो यहाँ पर नेम दो वर्ड से मिलकर बनते हैं। व्हाट आर द टू वर्ड्स? पहला वर्ड है कॉर्टिको, सेकंड वर्ड इज स्ट्रेट। कॉर्टिको इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉर्टेक्स एंड स्ट्रेट इट मीन्स स्ट्रेटम, यानी कि कॉर्पस स्ट्रेटम के बारे में बात हो रही है। कॉर्टेक्स इट मीन्स द सेरेब्रम, स्ट्रेट इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स द कॉर्पस स्ट्रेटम, है ना। तो यहां पर जो कनेक्शंस में फाइबर्स होते हैं इनके नेमिंग कैसे होता है, इनका नाम कैसे होता है? जो फर्स्ट सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट डिराइव्स द ओरिजिन एंड द लास्ट सेगमेंट डिराइव्स द शोज द टर्मिनेशन। जो दूसरा सेगमेंट है वर्ड का वो टर्मिनेशन शो करता है। सो अगर आप यहां पर समझोगे तो यहां पर corticostrate fibers, it means the first half is the cortico, it means the cerebral cortex, it means कि ये जो fibers हैं वो cerebrum, वो यानी कि वो cerebral cortex से originate हो रहे हैं and that are terminating on the corpus stratum, वो corpus stratum पर आकर terminate कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स द कॉर्टिकोस्ट्रेट फाइबर्स। इनके नाम से इनके लोकेशन को याद रखना बहुत आसान है। ऐसे ही हम आगे जब ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे तो ट्रैक्ट्स में भी हमें ये बहुत आसान होगा समझना कि उनका लोकेशन, उनका ओरिजिन और उनका टर्मिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होते हैं एंड इट रीच द स्ट्रेटम थ्रू बोथ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कैप्सूल। सो बेसिकली व्हाट्स द ओरिजिन एंड द टर्मिनेशन ऑफ दिस फाइबर्स? दिस फाइबर्स आर बीइंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड टर्मिनेटिंग ऑन द कॉर्पस स्ट्रेटम। नाउ इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस कॉर्टिकोस्ट्रेट फाइबर्स। पहला, दिस फाइबर कैरी एक्साइटेटरी इनपुट फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द स्ट्रेटम, है ना। इट कैरी excitatory input from cortex to stratum। अब ये जो एक्साइटेटरी इनपुट है, ये एक्साइटेटरी इनपुट कौन सा इनपुट है? तो हमारे ब्रेन के अंदर में एक्साइटेशन या फिर रिलैक्सेशन या फिर इनहिबिशन जो भी होता है वो सारे के सारे इंसिडेंट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के कारण होते हैं, है ना। और ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स भी बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स ही रिलीज करते हैं और उसी बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे एक्शंस हो पाते हैं, है ना। तो ये जो एक्साइटेटरी इनपुट है वो बेसिकली क्या होता है? ग्लूटामिनर्जिक है ना। इट मीन्स क्या कि ये जो कॉर्टिकोस्ट्रेटल फाइबर्स हैं ये हमारे कॉर्टेक्स से आकर हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होकर कॉर्पस स्ट्रेटम में आते हैं और कॉर्पस स्ट्रेटम में ग्लूटामेट रिलीज करते हैं, जिसके कारण हमारे कॉर्पस स्ट्रेटम में एक्साइटेशन होता है। इट मीन्स कि जब हमारा मूवमेंट इनिशिएट होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना, दिस इज द कॉर्टेक्स, है ना, ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और मान लो कि ये हमारा कॉर्पस स्ट्रेटम है। सो बेसिकली होता कुछ ऐसा है दैट दिस इज द कॉर्टिकोस्ट्रेटल पाथवे, ये हमारा कॉर्टिकोस्ट्रेटल पाथवे है एंड एक्सट्रीमली सॉरी मैंने इसे उल्टा बना दिया। ओके, सो हियर वी हैव द कॉर्टिकोस्ट्रेटल पाथवे, ये हमारा कॉर्टिकोस्ट्रेटल पाथवे है, कॉर्टिकोस्ट्रेट फाइबर्स है। सो बेसिकली जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ये पता चलता है कि मूवमेंट कराना है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मूवमेंट का इनिशिएशन होता है, यहाँ पर मूवमेंट इनिशिएट होगा। मूवमेंट इनिशिएट होने के बाद इस मूवमेंट का सिग्नल हमारे बेसल गैंग्लिया में आता है और बेसल गैंग्लिया विल फैसिलिटेट द मूवमेंट, राइट। तो ये फैसिलिटेशन कैसे होता है? जैसे ही कॉर्टेक्स से मूवमेंट इनिशिएट होता है, सो दिस इज द कॉर्टिको
स्ट्रेट फाइबर, ये कॉर्टिकोस्टेट फाइबर्स क्या करते हैं, हमारे कॉर्पस स्ट्रेटम में आकर यहाँ पर ये ग्लूटामेट रिलीज करते हैं। दीज आर द ग्लूटामेट, ये ग्लूटामेट रिलीज करते हैं और ग्लूटामेट के रिलीज होने के कारण यहाँ पर एक्साइटेशन होता है और एक्साइटेशन जब होता है तब हमारा बेसल गैंग्लिया फंक्शन में आता है। सो बेसिकली कॉर्टिकोस्टेट फाइबर्स आर वन ऑफ द मेजर फाइबर्स दैट कैरी द सेंसेशन, दैट कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द कॉर्टिक्स, फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द कॉर्पस स्ट्रेटम। अगर ये कॉर्टिकोस्टेट फाइबर डैमेज हो जाए तो हमारे मूवमेंट का जो भी इम्पल्स है वो हमारे बेसल गैंग्लिया तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा बेसल गैंग्लिया इज द मेजर, it's the major site that is responsible for the facilitation of the voluntary movement. तो अगर corticosteroid fibers damage होते हैं, ultimately it will lead in the disturbance of the voluntary movements, right? So that's the first afferent connection, the corticosteroid pathway. दूसरा कौन सा हमारा होता है? Now let's have a look on the second one. The second one is called the thalamosteroid fibers. Thalamosteroid fibers. अब यहाँ पे फिर से अगर आप समझो इनके लोकेशंस को, इनके ओरिजिन और इनके टर्मिनेशन को, तो थैलमो इट मीन्स कि ये हमारे थैलमस से ओरिजिनेट होकर हमारे स्ट्रेटम में टर्मिनेट कर रहा है ना। इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द थैलमस एंड इट इज टर्मिनेटिंग इन द स्ट्रेटम। नो सी, हम कॉर्पस स्ट्रेटम के कनेक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो जो भी कनेक्शंस होंगे उनका जो टर्मिनेशन होगा वो टर्मिनेशन ऑब्वियसली हमारे कॉर्पस स्ट्रेटम के अंदर ही होने वाला है, ठीक है। सो इट्स द थैलेमोस्ट्रेटल फाइबर्स। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द थैलेमोस्ट्रेटल फाइबर्स? इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनके दीज आर आल्सो द ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स, ये भी हमारे एक्साइटेटरी फाइबर्स ही होते हैं। एक्साइटेटरी फाइबर्स, ये भी हमारे एक्साइटेटरी फाइबर्स ही होते हैं एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अराउजल, अटेंशन एंड द सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन, है ना। इट प्लेज रोल इन, ये इनका मेजर रोल होता है अराउजल, अटेंशन, ठीक है, इन दोनों चीज में ज्यादा रोल होता है इनका, ठीक है। एंड दे हेल्प फाइन ट्यून द एक्टिविटी ऑफ द स्ट्रेटम बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द थैलेमस, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अडैप्टिव बिहेवियर एंड द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो बेसिकली थैलेमोस्टेट फाइबर्स आर आल्सो एक्साइटेटरी फाइबर्स, और ये जो एक्साइटेटरी फाइबर्स हैं अगेन दीज आर अगेन द ग्लूटामिनर्जिक, ये भी हमारे ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा थैलेमोस्टेट फाइबर्स। सो थैलेमोस्टेट फाइबर्स क्या है? दिस आर द एक्साइटेटरी फाइबर्स, ये भी हमारे एक्साइटेटरी फाइबर्स ही हैं, दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द थैलेमस एंड इट इज टर्मिनेटिंग इन द कॉर्पस स्ट्रेटम। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट कनेक्शन इन द एफरेंट टाइप इज, इट्स वन ऑफ द मेजर कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड द नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे। नाइग्रोस्ट्रेट फाइबर्स और द नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे। अब इस नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रोल क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइग्रोस्ट्रेट पाथवेज में अगर आप समझोगे तो यहाँ पर दो वर्ड्स मिलेंगे। पहला वर्ड है हमारा नाइग्रो, ये जो नाइग्रो वर्ड है ये डिराइव्ड है नाइग्रा से, एंड स्ट्रेट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेटम। नाइग्रा जो ये जो हमारा नाइग्रा वर्ड है अगेन ये डिराइव्ड है सब्सटेंसिया नाइग्रा से, सब्सटेंसिया नाइग्रा से, एंड द स्ट्रेटम इज नथिंग बट द कॉर्पस स्ट्रेटम। सब्सटेंसिया नाइग्रा क्या था? सब्सटेंसिया नाइग्रा हमने पढ़ा था, सब्सटेंसिया नाइग्रा इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द बेसल गैंग्लिया जो हमारे डोपामीन का फॉर्मेशन करता है। अगर आपको याद हो सब्सटेंसिया नाइग्रा, तो हमने सब्सटेंसिया नाइग्रा के अंदर पढ़ा था दैट सब्सटेंसिया नाइग्रा में दो डिफरेंट सब एरियाज होते हैं, दो डिफरेंट सब रीजन्स होते हैं, और उन दो रीजन्स में से एक पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड द पार्स कॉम्पैक्टा, है ना। अगर आपको याद हो तो सब्सटेंसिया नाइग्रा में एक पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड द पार्स कॉम्पैक्टा and other one is called the pars reticulata, ठीक है। तो सब्सटेंसिया नाइग्रा के हैं ये दोनों सब एरियाज हैं, लाइक दिस इज द सब्सटेंसिया नाइग्रा। इसमें इनमें दो पार्ट हैं, पहला है हमारा पार्स कॉम्पैक्टा और दूसरा है पार्स रेगुलेटा। सो बेसिकली जो पार्स कॉम्पैक्टा है, इस पार्स कॉम्पैक्टा से ये फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं और कॉर्पस स्ट्रेटम में टर्मिनेट हो रहे हैं। तो नाइग्रोस्ट्रेट फाइबर्स का जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है? इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सब्सटेंसिया नाइग्रा। अगर और प्रिसाइजली बात करो तो सब्सटेंसिया नाइग्रा के पार्स कॉम्पैक्टा से ये ओरिजिनेट होता है और कॉर्पस स्ट्रेटम में ये टर्मिनेट करता है। नाउ
अब ये जो हमारा पाथवे है, ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पाथवे से क्या होता है, हमारे सब्सटेंसिया नाइग्रा के पार्स कॉम्पैक्टा के अंदर डोपामीन का फॉर्मेशन होता है, डोपामीन का फॉर्मेशन होता है। सो बेसिकली जो पार्स कॉम्पैक्टा से कॉर्पस स्ट्रेटम का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में पार्स कॉम्पैक्टा विल रिलीज डोपामीन, इट विल रिलीज dopamine in the corpus stratum. For example, this is the this is the substantia nigra, and this is the corpus stratum, and this is the neuron. ये हमारा न्यूरॉन है. So basically होना क्या है यहाँ पर, ये हमारा कनेक्शन है. This is the nigrostriatal connection. So जैसे ही हमारा substantia nigra स्टिमुलेट होगा, it will start to release डोपामीन. यहाँ पर ये डोपामीन का इसका सिक्रेशन स्टार्ट करेगा, इट विल रिलीज डोपामीन. अब हमारा जो मूवमेंट होता है ना, एक बेसिक अगर बात करें हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स का, तो वॉलंटरी मूवमेंट में दो तरह के पाथवेज हम पढ़ते हैं, दो तरह के पाथवेज होते हैं. एक हमारा होता है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट पाथवे, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट पाथवे. तो ये मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे के बारे में क्यों बताया, इसके बारे में हम आगे भी समझेंगे. इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो पार्किंसंस डिजीज वाले लेक्चर में. सो बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे ये दो इंपॉर्टेंट और दो मेजर पाथवेज हैं, जिनके कारण हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो भी वॉलंटरी मूवमेंट है वो हो पाता है, राइट. अब इन दोनों पाथवेज के अंदर इस डोपामीन का फंक्शन अलग अलग होता है. वी हैव डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द डोपामीन. वो कैसे, अभी तक हमने जो दो पाथवेज के बारे में पढ़ा है, कॉर्टिकोस्टेट फाइबर्स में पढ़ा, वहां पर ग्लूटामेट था, दैट वाज द एक्साइटेटरी. थैलेमोस्टेट में भी हमारे पास ग्लूटामेट था, दैट वाज द एक्साइटेटरी. बट व्हेन वी आर डीलिंग अबाउट द नाइग्रोस्ट्रेट फाइबर्स, वी हैव द डोपामीन. नाउ डोपामीन कैन एक्ट एज, it can act as a both excitatory and inhibitory at the same time. ठीक है. अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये एज ए एक्साइटेटरी काम करना चाहता है या फिर एज एन इनहिबिटरी काम करना चाहता है, तो ये डिपेंड करता है हमारे रिसेप्टर्स पे. बेसिकली दो तरह के डोपामिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर. एक होता है दैट इज कॉल्ड द D1 रिसेप्टर, एक होता है D2 रिसेप्टर. नाउ द एक्शन ऑफ द डोपामिन विल डिपेंड ऑन द साइट ऑफ कनेक्शन ऑफ द डोपामिन. डोपामिन D1 पर बाइंड कर रहा है या फिर D2 पर बाइंड कर रहा है, इस चीज पर डिपेंड करता है. जैसे अगर D1 पर बाइंड करेगा हमारा डोपामिन, तो वहां पर डोपामिन एज एन एक्साइटेटरी काम करेगा. तो अगर डोपामिन को एज एन एक्साइटेटरी काम करना है तो ये हमारे D1 रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, और अगर इनहिबिटरी काम करना है तो ये D2 रिसेप्टर पर बाइंड करेगा. अब यहाँ पर मैंने पाथवेज के बारे में जो बताया, उसे भी हम यहाँ पर कोरिलेट हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, देखो जो हमारा D1 रिसेप्टर है, इस D1 रिसेप्टर पर बाइंडिंग कब होता है, D1 रिसेप्टर पर बाइंडिंग हमेशा होता है डायरेक्ट पाथवे में, डायरेक्ट पाथवे में. और जब इनडायरेक्ट पाथवे होता है तो इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर हमारे D2 रिसेप्टर का फंक्शन आता है. सो डोपामिन विल एक्ट एज एक्साइटेटरी इन द डायरेक्ट पाथवे, बट इट विल एक्ट एज इनहिबिटरी इन द इनडायरेक्ट पाथवे. अब ये जो दो पाथवेज क्या हैं, इन दोनों पाथवेज के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. मैं यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, आप जाकर वो जरूर देखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो डोपामिन का एक्शन एज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है, एज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और ये डोपामिन ही मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके कारण हमें हमारा जो भी वॉलंटरी मूवमेंट है वो फैसिलिटेट हो पाता है. एक सिंपल भाषा में बात करें, अगर हमारा मूवमेंट है, अगर डोपामिन ना रहे तो मूवमेंट काफी स्लो हो जाएगा, और डोपामिन के कारण ही हमारा मूवमेंट फैसिलिटेट हो जाता है. ये ओवर एक्साइट करता है जिसके कारण मूवमेंट फैसिलिटेट हो जाता है. इसी का एक्सप्लेनेशन हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर हमें मिलता है. ठीक है. इसी का मैकेनिज्म हम समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर. ठीक है. सो डोपामिन विल एक्ट एज बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी. नाउ द सेकंड पॉइंट, if in case the pars compacta of the substantia nigra is damaged, अगर मान लो कि ये pars compacta डैमेज हो गया, ये डैमेज हो गया तो डोपामिन भी डैमेज हो जाएगा, डोपामिन भी रिलीज नहीं होगा, एंड इन सच केस दैट्स कॉल्ड द पार्किंसंस डिजीज. दैट्स कॉल्ड द पार्किंसंस डिजीज. इसे हम पार्किंसंस डिजीज कहते हैं, जहां पर बेसिकली स्लोइंग डाउन ऑफ द मूवमेंट होता है. स्लोइंग डाउन ऑफ मूवमेंट, बहुत अलग अलग चीज दिखते हैं. स्लोइंग डाउन ऑफ मूवमेंट दिखता है,
हमें ट्रिमर दिखता है ना, हमें रिजिडिटी दिखता है, मसल्स काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, रिजिडिटी इन द मसल्स दिखते हैं. सो बेसिकली दैट्स अ कंडीशन वी कॉल द पार्किंसंस डिजीज. तो नाइग्रोस्ट्रेटल फाइबर्स का मेन फंक्शन क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज टू रिलीज डोपामिन इन द कॉर्पस स्ट्रेटम दैट विल अल्टीमेटली हेल्प इन द फैसिलिटेशन ऑफ द मूवमेंट. वो हमारे मूवमेंट के फैसिलिटेशन में हेल्प करता है. ठीक है, सो दैट्स द नाइग्रोस्ट्रेटल फाइबर्स. Okay, so these are the major afferent connections from the corpus stratum in the basal ganglia. Okay, now इसके बाद जो हमारा अगला segment आता है, that's the efferent connections, and we will have the look on the efferent connections in the next lecture. If there is any doubt in this lecture in any of these three connections, please let me know in the comment section, or you can easily DM me on the Instagram or WhatsApp. I will surely help you guys. In the next lecture, we will have a look on the efferent connections in detail. ठीक है? Till then, be happy and keep learning.